हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका करीना और आज के लेक्चर में कार्बनिक रसायन का चैप्टर नंबर 12 कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब तक इस चैप्टर में हम लोग 7 लेक्चर्स कर चुके हैं और आज हम 8th लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारी है अन्य अभिक्रियाएं और एल्डिहाइड कीटोन का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग। बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको रासायनिक अभिक्रियाओं को 2 भाग में पढ़ाया। जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं थी उनमें हमने नाभिक रागी योगज विलोपन अभिक्रिया, इसके अलावा हमने अपघटन, ऑक्सीकरण, अपचयन और अपचयन और इसके अलावा हमने अपघटन की अभिक्रियाएं देखी, जो कि हमारे चैप्टर का फर्स्ट हाफ पार्ट था। इसके अलावा हमने जब भी नाभिक रागी योजन की बात की तो उसमें हमने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अलग अलग अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया करवा के नए नए उत्पादों की प्राप्ति की। आज का हमारा जो टॉपिक है ना, और आज का हमारा जो लेक्चर है, वो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हमारा आज का लेक्चर है उसको आप फोकस करते हुए देखिए। और दूसरी चीज की जो भी मैं यहाँ लिखती हूँ, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप उसको नोट डाउन कर लें, लेकिन करिए जरूर, क्योंकि ये टॉपिक आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मार्क इट एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने इसको इतनी बार वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बोला? क्योंकि बच्चों, जो आपकी अभिक्रियाएं होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं, वो एल्डिहाइड कीटोन में जो आज के लेक्चर में हम अभिक्रिया पढ़ेंगे उसका नाम है एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन। और इसके अलावा मैं आपको 2 अभिक्रिया और बताऊंगी, जिसका नाम है कैनिजारो और इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। लेकिन इन चारों अभिक्रियाओं में जो मैंने 2 नाम पहले लिए, क्या नाम लिया मैंने? एक नाम लिया मैंने एल्डोल, एक लिया मैंने क्रॉस एल्डोल। इसको हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन या फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। दोनों रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में डेफिनेटली इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। भले आप इसको मार्क कर लीजिए कि एल्डोल और क्रॉस एल्डोल इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी न्यू टॉपिक, जिसका नाम है अन्य अभिक्रियाएं और एल्डिहाइड और कीटोन का दैनिक जीवन में प्रयोग। अब यहां पर लिखा है अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो मैं बात कर लेती हूं अल्फा हाइड्रोजन की, क्योंकि जब मुझे क्लियर होगा कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है तभी तो मैं आगे अभिक्रिया करवा पाऊंगी ना। तो सबसे पहले ये अभिक्रिया हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ये अभिक्रिया हम एल्डिहाइड और कीटोनों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सी डबल बॉन्ड O, क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन में पाया जाता है। अगर इस कार्बोनिल ग्रुप में मैंने एक साइड यहां पर H को लगाया और ये H हो गया, तो ये मेरा एल्डिहाइड बना एल्डिहाइड, क्योंकि CHO ग्रुप मुझे यहां पर मिल गया तो ये मेरा एल्डिहाइड बन गया। अगर मैं R लगाती तो मुझे यहां पर कीटोन मिल जाता। अब बच्चों, अगर आपके पास कहीं भी ये समूह उपस्थित है, इसको आप एल्डिहाइड समूह कहते हो, ठीक है। इसके साथ में यहां पर एक और कार्बन लगाए, क्लियर? आगे जाके एक और कार्बन लगाए, ठीक है। अब इस कार्बन के तो 4 बंध पूरे हैं, देखो इस कार्बन के चारों बंध पूरे हैं, 1 2 3 4। इस कार्बन के 2 बंध हैं तो यहां पर मैं 2 लगा देती हूँ। इस कार्बन के पास, बेचारे के पास 1 ही बंध है तो इसको 3 और देने पड़ेंगे, तो हमने इसके 3 बंध लगा दिए। क्लियर? अब जहां जहां मैंने बंध लगाए हैं वहां वहां मैंने H को लिखा। इतनी पिक्चर क्लियर? क्या किया है? एक एल्डिहाइड समूह लिया, उसके आगे एक कार्बन लगाया, फिर उसके आगे मैंने एक और कार्बन लगाया। ऐसा मैंने क्यों किया अभी मैं आपको बताती हुई चलूंगी। अब हमारे पास में ये जो समूह बना, ये C डबल बॉन्ड OH, सब बच्चे जानते हो ये कैसा ग्रुप है? ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। क्लियर? ये आपका कौन सा ग्रुप है? ये आपका बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप है। अब समझना क्या है आप लोगों को, यहां पर ये एल्डिहाइड ग्रुप
एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप, प्राकृतिक समूह, जिस कार्बन के साथ अटैच होता है वो पहला कार्बन आपका कौन सा कार्बन होता है? उस पहले कार्बन को मैं अल्फा कार्बन कहती हूँ। वो कार्बन जिस कार्बन से लगा है उसको मैं बीटा कार्बन कहती हूँ, तो मैंने इसको बोला बीटा कार्बन। तो ये हो गया मेरा अल्फा कार्बन, ये हो गया मेरा बीटा कार्बन। इतनी पिक्चर क्लियर? तो अगर इसके आगे एक और कार्बन आ जाता तो उसमें उसको गामा कार्बन कह देती। तो लाइन से जहां पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा है उसके पहले नंबर का कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, दूसरे नंबर का कार्बन आपका हो गया बीटा कार्बन। क्लियर? अब ये तो हुई कार्बन की बात, लेकिन मैं बोल रही हूं कि जो हमारी अब अभिक्रिया हम पढ़ेंगे वो उसी में अप्लाई होंगी, उसी के लिए लागू होंगी जहां अल्फा हाइड्रोजन होगा। अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने सिर्फ आपको अल्फा और बीटा कार्बन बताया, मैंने अल्फा और बीटा हाइड्रोजन की बात नहीं की। अब बच्चों ये रहा आपका अल्फा कार्बन, ठीक है? ये आपका अल्फा कार्बन। ये जो आपका अल्फा कार्बन है इसके साथ में कितने हाइड्रोजन लगे? 2 हाइड्रोजन लगे। मैं इसको व्हाइट कलर के मार्कर से मार्क कर रही हूं, देखिए 2 हाइड्रोजन लगे। तो अल्फा कार्बन के साथ जो दोनों हाइड्रोजन लगे हैं वो दोनों हाइड्रोजन आपके कौन से होंगे? अल्फा हाइड्रोजन होंगे। क्लियर? बीटा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे? 3 हाइड्रोजन लगे। तो अगर बीटा कार्बन के साथ मेरे पास में 3 हाइड्रोजन लगे हैं तो वो तीनों हाइड्रोजन कैसे होंगे? वो तीनों हाइड्रोजन आपके बीटा हाइड्रोजन होंगे। तो ये तो हुआ आपका अल्फा कार्बन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन, तो दोनों हाइड्रोजन हो गए अल्फा अल्फा। बीटा कार्बन के साथ लगे 3 हाइड्रोजन, तीनों हो गए बीटा बीटा। लेकिन मुद्दा क्या है? बीटा पे तो हमें जाना ही नहीं है, हमें किस पर जाना है? हमें सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन की बात करनी है। तो अब हम जो अभिक्रिया करेंगे उसमें हम सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन की ही बात करेंगे। क्लियर है? तो अल्फा हाइड्रोजन क्या हुआ? एल्डिहाइड जिस कार्बन से लगा है उस कार्बन पे जो जो हाइड्रोजन लगे हैं वो आपके होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? अब बच्चों मैं इसको दोबारा बनाती हूं। इसको मैं लिख सकती हूं CH3 CH C डबल बॉन्ड OH। अब कौन हुआ अल्फा हाइड्रोजन? ये अल्फा हुआ, ये अल्फा हुआ। मैंने इसको दोनों को रेड से मार्क कर दिया। अब होता क्या है कि जब भी किसी एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है उस अल्फा हाइड्रोजन में क्या स्पेशलिटी होती है कि वो अपना हाइड्रोजन आसानी से दे सकता है। क्या करेगा? अपना हाइड्रोजन आसानी से दे सकता है। तो देखो ये अल्फा हाइड्रोजन लगा है, ये सभी क्रिया में से बाहर निकल जाएगा, ये बोलेगा मुझे रास्ता दो, मैं बाहर निकल रहा हूं। ये क्या हुआ? ये आपका बाहर निकल गया। इसके बाहर निकलते ही अब क्या उत्पाद बना? देखिएगा जरा, इसके बाहर निकलते ही मेरा CH3 ऐसा का ऐसा, CH C डबल बॉन्ड OH ऐसा का ऐसा। अगर बच्चों ये हाइड्रोजन यहां से निकला है तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकला है और ये कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज लगा देगा? कार्बन के ऊपर लगा देगा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो यहां पर उत्पाद बना इसको हम बोलेंगे ये बना है कार्ब ऋणायन। क्या बना है? ये बना है आपका कार्ब ऋणायन। अब बच्चों इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मैं ये कहती हूं कि अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट कर दूं यहां, इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दूं यहां, तो अनुनादी प्रभाव के कारण ये जो मेरा कार्ब ऋणायन बना है ये बहुत स्थायी है। क्योंकि जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे लिए काम का वही है जो स्थायी है, जो स्टेबल नहीं होगा वो हमारे काम का नहीं है। तो अगर मैं इसके नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट कर दूं यहां, डबल बॉन्ड के O को शिफ्ट कर दूं यहां, तो यहां जो मेरा उत्पाद बना वो अनुनादी प्रभाव, रेजोनेटिंग इफेक्ट के कारण कैसा बना? स्थायी बना। और हमें किससे मतलब है? हमें सिर्फ स्थायी से मतलब है। क्लियर? तो यहां पर ये स्थायी बना, इसका मतलब हम अब इसकी आगे की अभिक्रिया जो है वो करवा सकते हैं। तो अब हम जो भी अभिक्रिया पढ़ेंगे वहां पर अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है, और अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी आप एल्डोल और क्रॉस एल्डोल संघनन करवा सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं पहली अभिक्रिया जो कि आपकी है एल्डोल और
क्रॉस एल्डोल संघनन। तो अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं दो अभिक्रिया हैं। पहले हो गई आपकी एल्डोल संघनन और दूसरी अभिक्रिया बच्चों हो गई आपकी क्रॉस एल्डोल संघनन। इस एल्डोल संघनन को हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन। और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर इतना? चलिए अब हमको पहले पढ़ना है एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। अब जिन एल्डिहाइड में बीटा हाइड्रोजन होता है, क्या होता है? बीटा हाइड्रोजन होता है, उनकी अभिक्रिया हम क्षार से करवाते हैं। और वो भी क्षार कैसा? तनु क्षार। कैसा क्षार लेंगे हम? तनु क्षार। उनकी अभिक्रिया तनु NaOH। तनु NaOH हमारा एक क्षार है। करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? हमें एक एल्कोहलिक ग्रुप प्राप्त होता है, जिसमें अगर हम हीट करके H2O को बाहर निकालेंगे तो वो एल्कीन में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है? तो हमें जो उत्पाद मिलता है NaOH के अभिक्रिया कराने पे हमें एल्डोल उत्पाद मिलता है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, जिन एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन होने का मतलब एल्डिहाइड जिस कार्बन से लगा है उस पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो आपका अल्फा हाइड्रोजन हुआ। अगर अभिक्रिया तनु NaOH के साथ करवाते हो तो तनु NaOH के साथ अभिक्रिया करवाने पे जो उत्पाद आपको मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एल्डोल उत्पाद कहेंगे। क्लियर? अब देखिए लेके क्या चलना है, उदाहरण की बात करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले आपको लेना है CH3CHO। एल्डिहाइड होता है। ध्यान क्या रखना है, एल्डिहाइड हमारे पास में बहुत सारे हैं, तो एक की अभिक्रिया दूसरे के साथ करवा देनी है। ठीक है, तो पहले मैं एक लेके चलती हूँ। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, C डबल बॉन्ड OH और इस CH3 के H को मैंने यहां पर खोल के लिख दिया। ठीक है, ऐसे भी मैं इसको लिख सकती हूँ। मुझे इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी है? मुझे इसकी अभिक्रिया करवानी है तनु NaOH के साथ। अब प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन तो टाटा बाय बाय कह के यहां से बाहर निकल जाएगा और कार्बन को क्या बना देगा? नेगेटिव बना देगा। अब तनु NaOH आपको क्या देगा? OH नेगेटिव आयन देगा। अब OH नेगेटिव आयन तो हमेशा किसको ढूंढता है? H पॉजिटिव को ढूंढता है। तो जब H पॉजिटिव यहां से निकला, ये OH इसको यहां से ढूंढ के वाटर बना के बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर H प्लस ने OH माइनस को ढूंढा और ये यहां से जल बन के बाहर निकल गया। ठीक है, अब बच्चों होगा क्या? अगर ये जल बन के बाहर निकलेगा तो यहां बचा हमारे पास HH, ये नेगेटिव, ये C डबल बॉन्ड OH और ये आपका H2O बन के बाहर निकल गया। अब होगा क्या? अभी मैंने आपको बताया कि ये जो कार्ब ऋणायन बना है ये हमारा अनुनादी प्रभाव के कारण बहुत ज्यादा स्थायी है। तो स्थायी होने के कारण हम इसकी पहली स्टेप तो ये हो गई। दूसरी स्टेप में क्या करेंगे देखिएगा। दूसरी स्टेप में ये जो हमारा उत्पाद बना है C डबल बॉन्ड OHS, इसकी अभिक्रिया दोबारा इसी के भाई के साथ करवाएंगे। इसी का भाई मतलब यही CH3CHO। ठीक है, इसकी अभिक्रिया मैं CH3CHO के साथ करवाऊंगी। तो CH3CHO के साथ अभिक्रिया करने पर ये आपको क्या देगा? 1 2 3 4 और सेकंड नंबर पे लग जाएगा आपका OH ग्रुप। ठीक है, तो इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हुआ 2-हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 कार्बन मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो इसका नाम हुआ 2-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्या नाम हुआ? 2-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। 2-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल मतलब कि जो मेरा सेकंड नंबर का कार्बन है उस पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और साथ में मेरा ब्यूटेनल लगा हुआ है। ठीक है, अब इस उत्पाद को अगर मैं
हीट देके -H2O इसमें से करती हूँ तो आपको पता है कि ये OH यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पर हमने H2O में से जैसे ही यहाँ पर हमने हीट करके इसमें से H2O को बाहर किया, तो बच्चों ये 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल जो आपको प्रोडक्ट देगा वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट होगा 1 2 3 4 कार्बन एल्डिहाइड और 2 पे आपका इन ग्रुप लग जाएगा। तो ये हो गया 1 2 3 4, बाकी की वैलेंसीज को हम हाइड्रोजन से फुलफिल कर लेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट बना इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्यूट-2-ईन-अल। ओके, तो देखो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल था आपका, 2 पे आपका हाइड्रोक्सी वाला ग्रुप आएगा, 2 पे आपका यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आएगा, 2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप हम नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनेगा वो ब्यूट-2-ईनल बनेगा, क्योंकि OH ग्रुप जो है वो आपका सेकेंड वाले कार्बन से हटेगा। सेकेंड वाले कार्बन से हटने के बाद जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला 2 पे ईन और अल। क्लियर? कुल मिलाके जब हम एल्डोल की रिएक्शन करवाते हैं तो एल्डोल रिएक्शन में एल्डिहाइड में बीटा हाइड्रोजन होता है, उसकी अभिक्रिया सबसे पहले तनु क्षार के साथ करनी पड़ती है। तो देखो हमने यहाँ पर एल्डिहाइड लिया, इस एल्डिहाइड का जो हमारा बीटा हाइड्रोजन था हमने तनु OH से इसकी रिएक्शन करवाई। रिएक्शन करवाने के बाद हमको एक कार्ब यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, धनायन प्राप्त हुआ। ठीक है, कार्ब धनायन प्राप्त होने के बाद हमने उसकी रिएक्शन दोबारा उसी एल्डिहाइड के साथ कराई। सेम ग्रुप लेना है, सेम ग्रुप लेने के बाद जब भी आप अभिक्रिया करोगे तो सेम ग्रुप लेने के बाद यहाँ पर अभिक्रिया में आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 4, सेकेंड वाले कार्बन पे आपका OH आ जाएगा, फर्स्ट पे CHO आ जाएगा। इसकी वैलेंसी को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट होता है 2 पे आपका हाइड्रोक्सी और इसका नाम है मेथ एथ प्रोप ब्यूटेनल। ठीक है, अब जब इसको हीट करके इसमें से हम H2O को एलिमिनेट करवाते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है बच्चों वो क्या मिलता है, वो मिलता है हमको ब्यूट-2-ईन-अल। क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या किया, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी है। ठीक है, देखोगे आप कि एल्डिहाइड और एल्कोहल, ठीक है, दोनों ही ग्रुप्स जो हैं इस रिएक्शन में आपके इन्वॉल्व है, एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल। तो ये रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। सेम प्रोडक्ट से ही दोबारा रिएक्शन करवाइए तभी इसका नाम एल्डोल है। और अगर हम 2 डिफरेंट रिएक्टेंट्स लेके चलेंगे तो वो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन होगी जो हम कंटिन्यू करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन के बाद वो है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हम कब करवाएंगे, तो बच्चों यहाँ पर जब एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोन संघनन की अभिक्रिया दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में हो, तो उसे हम क्रॉस एल्डोल संघनन कहेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन वाली बच्चों जो आपकी रिएक्शन है उस एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन को अब हमने किसके भी साथ करवाया, हमने 2 अलग अलग तरीके के एल्डिहाइड लिए। अभी तक आप देख रहे थे जब मैंने आपको एल्डोल कंडेंसेशन बताया तो हमने ये देखा कि जो आपका CH3CHO है हमने उसकी अभिक्रिया दोबारा CH3CHO के साथ ही करवाई, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर हम 2 भिन्न एल्डिहाइड भी ले सकते हैं और एक एल्डिहाइड और एक कीटोन को लेके भी हम क्रॉस एल्डोल संघनन की अभिक्रिया करवा सकते हैं। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर अगर 4 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होंगे, क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन 4 होंगे। अल्फा हाइड्रोजन अगर हमारे पास में 4 होंगे तो इन 4 अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति में आप क्या देखोगे बच्चों कि 4 अल्फा हाइड्रोजन से आपको 4 ही प्रोडक्ट मिलेंगे। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, तो क्रॉस एल्डोल में आप देखोगे कि अगर 4 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है तो 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। 4 प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे, 2 तो सिंपल एल्डोल के जैसे आपको मिलते थे,
ठीक है, और दो प्रोडक्ट किसके मिलेंगे, दो आपको क्रॉस एल्डोल के मिलेंगे। क्लियर है इतना? तो देखो एक एग्जांपल लेके हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को समझते हैं। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमने एक एग्जांपल लिया कि हमने अभिक्रिया करवाई CH3CHO की CH3CH2CHO के साथ, ठीक है। इसका नाम क्या है, एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन को इथेन बोलते हैं, तो इसका नाम है इथेनल। ये जो दूसरा कंपाउंड है इसमें कितने कार्बन है, इसमें आपके 3 कार्बन है, मेथ एथ प्रोप, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा प्रोपेनल। तो हमने क्या लिया, हमने दो एल्डिहाइड लिए हैं, लेकिन दो एल्डिहाइड आप देखो कैसे हैं, दो हमने भिन्न भिन्न एल्डिहाइड लिए हैं, एक जैसे नहीं लिए। एल्डिहाइड कैसे हैं, दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड हमने लिए हैं, एक हमने इथेनल लिया, एक हमने प्रोपेनल लिया। क्लियर है बच्चों? चलिए अब अगर मैं इसको रिएक्शन करवाती हूँ, रिएक्शन करवाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे इसको तनु NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करवानी पड़ेगी, क्योंकि कंडेंसेशन संघनन करवाने की अभिक्रिया का पहला रूल ही यही है कि हमको तनु NaOH की उपस्थिति में एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कोई भी हो, दोनों में से हमें करवाना है। तो तनु NaOH की उपस्थिति में जब आप उसको हीट करोगे तो दो प्रोडक्ट आपको एल्डोल के मिलेंगे, दो प्रोडक्ट आपको क्रॉस एल्डोल के मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन कैसे होगी, हम लेके चले इथेनल, और क्या लेके चले, हम लेके चले प्रोपेनल। ये हो गया हमारा इथेनल, ये हो गया हमारा प्रोपेनल, ठीक है। अब यहां पर आपको प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे, पहला प्रोडक्ट हमको मिलेगा इसका इथेनल, इसका प्रोपेनल, तो एक हमें कार्बन बढ़ के मिलेगा, तो इथेनल में जब आप यहाँ पर तनु NaOH की उपस्थिति में एल्डोल संघनन इसका करवाते हो, अभी हम कर रहे हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, हम दो अलग एल्डिहाइड और दो अलग हम कीटोन या फिर एक कीटोन और एक एल्डिहाइड लेके यह अभिक्रिया हम करवा सकते हैं। तो आप देखोगे प्रोडक्ट में क्या मिला, 1 2 3 4, 4 कार्बन मिले, और 4 कार्बन में सेकंड पे डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ ब्यूट-2-ईनल। यही बोलेंगे, 4 कार्बन मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ये हुआ आपका ब्यूट-2-ईनल। क्लियर बच्चों? यहां देखो आप कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा है और 2 पे ही आपका क्या लगा है, यहाँ पर इन लगा है, तो इसको क्या बोलेंगे, 2-मेथिल पेंट-2-ईनल, ठीक है। 2 पे मेथिल ग्रुप है, पेंट 2 पे ईन है, और ये क्या है आपका अल्कोहल है। तो दो प्रोडक्ट तो हमको इस तरीके से मिले। अब ये था आपका फर्स्ट प्रोडक्ट, ये था आपका सेकंड प्रोडक्ट। आगे हम बात करते हैं थर्ड प्रोडक्ट की। जो थर्ड प्रोडक्ट हमको मिलेगा 1 2 3 4 5, ठीक है, सेकंड पे अपना डबल बॉन्ड, इसकी हाइड्रोजन की वैलेंसी को हम फुलफिल कर लेते हैं, 2 3 4, एक बॉन्ड कम लगेगा यहाँ पर, तो इस बॉन्ड को हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये हो गया आपका CHO, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और बाकी की वैलेंसीज को हम हाइड्रोजन से फुलफिल कर लेंगे। तो देखिए कितने कार्बन हुए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, सेकंड पे आपका डबल बॉन्ड है, तो ये प्रोडक्ट बना आपका पेंट-2-ईनल। क्लियर, पेंट-2-ईनल। फोर्थ कंपाउंड, 1 2 3 4 कार्बन,
सेकंड पे आपका मेथिल ग्रुप आएगा, सेकंड पे आपका डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका एल्डिहाइड। हाइड्रोजन से हम बाकी की वैलेंसीज को पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब कितने कार्बन हुए यहाँ पर? 1 2 3 4, 4 कार्बन, 2 पे मेथिल है, 2 पे ही डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम होगा 2 मेथिल मेथ 8 प्रोप ब्यूट ब्यूट 2 इनल। ये आपका हो गया फोर्थ कंपाउंड। तो जब आप क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करवाते हो, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब जब आप स्टार्टिंग में लेके चलो तो दो अलग आप एल्डिहाइड ले सकते हो या फिर कोई एल्डिहाइड या कीटोन भी आप ले सकते हो। तो हम कौन से दो एल्डिहाइड लेके चले? हम लेके चले थे इथेनल और हम लेके चले थे प्रोपेनल। इथेनल होता है CH3CHO, ये होता है आपका CH3CH2CHO। जब आपने इन दोनों को लिया तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन करेंगे तनु NaOH की उपस्थिति में जब आप इसको हीट करोगे। जब बच्चों आप इसको हीट करोगे तो 2 प्रोडक्ट तो आपको एल्डोल संघनन के मिलेंगे और 2 प्रोडक्ट आपको क्रॉस एल्डोल के मिलेंगे। क्लियर? तो एल्डोल संघनन में जो पहला प्रोडक्ट मिला वो मिला आपका ब्यूट 2 इनल। ठीक है, ब्यूट 2 इनल के बाद जो दूसरा कंपाउंड होगा वो 2 पे मेथिल पेंट 2 इनल होगा। ये दोनों कंपाउंड्स हमको सिंपल एल्डोल से मिलेंगे। ठीक है, अगला कंपाउंड है पेंट 2 इनल, सेकंड पे इन है और आपका फर्स्ट पे एल है, तो पेंट 2 इनल और 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनल। ये जो प्रोडक्ट होंगे दो, ये आपको किससे मिलेंगे? ये आपको इसके क्रॉस एल्डोल से मिलेंगे। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन में आपका सिंपल एक संघनन होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो संघनन होता है ना वो क्रॉस एल्डोल होता है, मतलब यहाँ पर आपको 2 सिंपली प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्डेड एल्डिहाइडिक प्रोडक्ट जो होंगे वो आपको 4 मिलेंगे। 4 क्यों मिल रहे हैं? 4 हमें इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन जो है वो हमारे मौजूद है। इतना क्लियर है बच्चों? तो ये होता है कि आप क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल संघनन को कैसे करवाते हैं। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये जो टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ये आपके इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्टली भी हमसे इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यहाँ पर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कीप इट इन माइंड, ये हमारे दोनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इस पे और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब हमारी जो अल्फा हाइड्रोजन की अभिक्रिया थी जिसमें हमने एल्डोल और क्रॉस एल्डोल संघनन के बारे में पढ़ा, आगे हम वो अभिक्रिया देखेंगे जिसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो बच्चों, जो आपकी अन्य अभिक्रियाएं हैं, इस अन्य अभिक्रिया में हम कौन सी अभिक्रियाओं की बात करेंगे? हम उन अभिक्रियाओं की बात करेंगे जिसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, तो अन्य अभिक्रिया वह है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होगा। क्लियर? अब हम उन अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम अल्फा हाइड्रोजन की बात करते हैं तब हम 2 रिएक्शंस पढ़ते हैं। एक हो गई आपकी एल्डोल कंडेंसेशन जिसको हम एल्डोल संघनन कहते हैं, और दूसरी हो गई क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जिसको हमने क्रॉस एल्डोल संघनन कहा। अब जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो आपकी 2 अभिक्रिया बताएंगे। कितनी अभिक्रिया होगी? यहां पर हम 2 अभिक्रियाओं की बात करेंगे। अब बच्चों, वो 2 अभिक्रियाएं कौन सी होगी? सबसे पहली तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम होता है कैनिजारो की अभिक्रिया। क्या होती है? कैनिजारो की अभिक्रिया। और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया। अभी तक हम नाभिक रागी की बात कर रहे थे, तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया। तो इन दोनों अभिक्रियाओं की हम बात करेंगे, क्योंकि इन दोनों अभिक्रियाओं को जब हम करवाएंगे तो उसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो पहली अभिक्रिया हम पढ़ेंगे कैनिजारो और दूसरी अभिक्रिया हमारी होगी इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया कैसी है? जिसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर? तो अन्य अभिक्रियाओं में हमारे पास 2 अभिक्रियाएं हो गई बच्चों। पहली अभिक्रिया का नाम कैनिजारो,
साइंटिस्ट के नेम पे है, और मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जब भी हम नेम रिएक्शन की बात करें तो नेम रिएक्शंस को आपको अलग से नोट्स बना के करना है, क्योंकि नेम रिएक्शन किसी भी रूप में एग्जाम में पूछी जा सकती है। और दूसरी अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बात करते हैं कैनिज़ारो अभिक्रिया की, कि कैनिज़ारो अभिक्रिया हमारी कौन सी होती है। अब कैनिज़ारो अभिक्रिया वो होगी जिसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन परमाणु एल्डिहाइड और कीटोन पे नहीं होगा। कौन सी अभिक्रिया होगी जिसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होगा। अब बच्चों होगा क्या कि जब आप इस अभिक्रिया में किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया आप किसी क्षार के साथ करवाते हो, लेकिन वो क्षार कैसा होना चाहिए, वो आपका सांद्र क्षार होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड आपका बेस होना चाहिए। तो इस अभिक्रिया में आप देखोगे कि एक परमाणु एल्डिहाइड का ऑक्सीकृत होके अल्कोहल बना लेगा और दूसरा परमाणु कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे कि ऑक्सीकृत हुआ, लेकिन कैसा हुआ, उसने अपने आप को ऑक्सीकृत कर दिया, हम कहेंगे इसने अपने आप का अपचयन कर लिया। तो ये अभिक्रिया होती है आपकी, इसको हम कहते हैं अनुमानित अपक्रिया। ठीक है, तो देखो होगा क्या, इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड का एक परमाणु ऑक्सीकृत होकर अल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, और आपका दूसरा परमाणु ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक लवण बनाएगा, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बनाएगा। क्लियर है इतना? तो इसका मतलब एल्डिहाइड का एक परमाणु अल्कोहल बना रहा है, एल्डिहाइड का दूसरा परमाणु कार्बोक्सिलेट का सॉल्ट बना रहा है। इसका मतलब मुझे लेने कितने पड़ेंगे, मुझे एल्डिहाइड के 2 परमाणु यहाँ पे लेके चलने पड़ेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये अभिक्रिया कैसी हुई, ये स्व ऑक्सीकृत हुआ। क्या हुआ, हम इसको बोलेंगे स्व ऑक्सीकृत हुआ, या फिर हम कहेंगे ये कैसा हुआ, ये आपका अपचयित हुआ। तो आप करोगे क्या, देखिए यहाँ पर आपने लिया यहाँ पर HCHO। ठीक है, HCHO आपका होता है फॉर्मल्डिहाइड। HCHO आपको एक और लेना है। मैंने बोला कि ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, ये आपकी सांद्र क्षार की उपस्थिति में होगी। क्या लेना पड़ेगा, सांद्र क्षार। सांद्र क्षार का मतलब है कि मैं इसकी अभिक्रिया में क्या लूं, यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा सांद्र KOH। सांद्र KOH को लेने के बाद आपका जो पहला एल्डिहाइड है वो तो आपका अल्कोहल बना लेगा, और दूसरा एल्डिहाइड आपका कार्बोक्सिलिक लवण में ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो ये क्या है बच्चों, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये भी क्या हुआ, इसका नाम भी हुआ फॉर्मल्डिहाइड। HCHO फॉर्मल्डिहाइड होता है, ये मैं आपको नाम पद्धति में बता चुकी हूं। अब करना क्या है, HCHO का पहला एल्डिहाइड अल्कोहल बनाएगा। तो क्या बनेगा देखिएगा जरा, HOH। ठीक है, दूसरा एल्डिहाइड क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलेट लवण बनाएगा, प्लस CHH ओके, और यहां पर O। क्लियर? तो देखिए यहां क्या बना, यहां जो पहला उत्पाद बना, क्योंकि इसमें एक कार्बन है तो इसका नाम हुआ मेथेनॉल। ठीक है, और यहां पर ये बना CH2C डबल बॉन्ड OK। तो ये जो बना, ये आपका बना कार्बोक्सिलेट का क्या, कार्बोक्सिलेट का लवण। तो इसको हम क्या बोलेंगे,
लवण। तो ये अभिक्रिया आपकी कहलाती है कैनिज़ारो अभिक्रिया। तो ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप कैनिज़ारो की अभिक्रिया करवाएं तो कैनिज़ारो की अभिक्रिया करवाने के लिए आपको यहाँ पर 2 एल्डिहाइड लेके चलने पड़ेंगे। देखो मैंने यहाँ 2 एल्डिहाइड लिए हैं, एक ये एक ये। तो पहला आपका ऑक्सीकृत होके अल्कोहल बनाएगा और दूसरा आपका ऑक्सीकृत होके कार्बोक्सिलिक लवण बनाएगा या कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा। क्लियर? तो ये तो था आपका सिंपल कंपाउंड। अब मैं लेके चलती हूँ एक रिंग वाला कंपाउंड। रिंग वाले कंपाउंड में मैंने यहाँ पे लिया बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड का मतलब रिंग के ऊपर मेरा CHO ग्रुप है। क्लियर बच्चों? अब मुझे ये कितने लेके चलने हैं? मुझे ये 2 लेके चलने हैं, क्योंकि मैं 2 लेके चलूंगी तभी एक अल्कोहल बनाएगा और दूसरा क्या बनाएगा? दूसरा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। अब मैंने यहाँ पर क्या ऐड किया? मैंने यहाँ पर डाला सांद्र NaOH। क्या डाला? सांद्र NaOH। KOH भी ले सकते हो, NaOH भी आप ले सकते हो। तो पहला वाला एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएगा? अल्कोहल बनाएगा। तो ये बन गया हमारा रिंग के ऊपर CH2OH। और दूसरा वाला ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलेट का लवण बनाएगा। तो ये क्या बनेगा? रिंग के ऊपर प्लस COONA। क्लियर है? तो देखिए यहां पर मैंने बेंजल्डिहाइड कितने लिए? बेंजल्डिहाइड बच्चों में यहां पर 2 लेके चली थी। 2 बेंजल्डिहाइड लेने के बाद मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि पहला वाला तो ऑक्सीकृत हुआ और उसने अल्कोहल बनाया। देखिए रिंग के ऊपर आपका CH2OH है। ठीक है, दूसरे ने ऑक्सीकृत होके बनाया COONA, जिसको हम बोलेंगे ये है आपका कार्बोक्सिलेट का लवण। क्लियर? तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं कैनिज़ारो की अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कभी तो नाम से ही पूछ ली जाती है एग्जाम में। अगर ये नाम से नहीं पूछी गई तो यहाँ पर आपको अभिकर्मक दिए होंगे और उत्पाद को आपको पहचानना होगा। तो कैनिज़ारो अभिक्रिया में एल्डिहाइड की अभिक्रिया आपको सांद्र क्षार के साथ करवानी है, जिसमें एक ऑक्सीकृत होकर आपको अल्कोहल देगा और दूसरा आपका ऑक्सीकृत होकर आपको क्या देगा? अपचयित होकर आपको देगा कार्बोक्सिलेट का लवण। क्लियर? तो ये थी आपकी अन्य अभिक्रियाओं का भाग 1। दूसरी अभिक्रिया क्या है? दूसरी अभिक्रिया आपके पास है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन रागी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं चैप्टर 10 से ही नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी बार बार टर्म यूज कर रही हूं, तो सब बच्चों को क्लियर है कि नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी आखिर में होता क्या है। तो हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है? हमें एल्डिहाइड के अंदर इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन देखना है। तो बच्चों जब आप इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन की बात करते हो तो आप हमेशा यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करोगे। यहाँ हम कुछ भी एलिफेटिक नहीं लेंगे, हम एरोमेटिक की बात करेंगे। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया एरोमेटिक बेंजीन के लिए ही होगी। किसके लिए होगी? एरोमेटिक बेंजीन के लिए होगी। तो जब ये अभिक्रिया आपकी एरोमेटिक बेंजीन के लिए होगी तो आप क्या देखोगे? यहाँ पर आप इस अभिक्रिया में देखोगे कि हमेशा जो उत्पाद बनेगा वो आपका कैसा होगा? वो हमेशा मेटा निर्देशित होगा, और जो चीज मेटा निर्देशित होती है उसको हम एक्टिव नहीं मानते। तो हम बोलेंगे कि यहां जो उत्पाद बनेगा वह इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन होने की वजह से कैसा निर्देशित होगा? मेटा निर्देशित होगा। कैसा बनेगा उत्पाद? उत्पाद आपका बनेगा मेटा निर्देशित। क्लियर इतना? तो देखिए अभिक्रिया होगी कैसे। आपको सबसे पहले यहां पर लेना है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड का मतलब हुआ कि आपका रिंग के ऊपर CHO, यही हुआ। इसको हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। क्लियर स्टूडेंट्स? इस बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया मुझे किसके साथ करवानी है? मुझे करवानी है इसकी अभिक्रिया सांद्र HNO3 जो कि नाइट्रिक एसिड होता है प्लस H2SO4 के साथ। लेकिन ये अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया है, तो मैं यहाँ पर ताप को रखूंगी 273 से 278 केल्विन। क्लियर इतना
किया क्या, हमेशा इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया हम सिर्फ एरोमेटिक वालों पे करवाएंगे, सिर्फ रिंग वालों पे करवाएंगे। और दूसरा, जो उत्पाद बनेगा वो हमेशा मेटा निर्देशित होगा। मेटा निर्देशित का मतलब अब यहाँ पर कोई ऑर्थो पैरा की बात नहीं होगी, सीधा जो नाइट्रो ग्रुप है वो कहाँ जाके जुड़ेगा, मेटा वाली पोजीशन पे जुड़ेगा। तो देखिए यहां जो उत्पाद बनेगा, ठीक है, ये बना आपका CHO ऐसा का ऐसा। अब HNO3 से जो NO2 निकलेगा वो कहां जुड़ेगा, वो आपका मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। और आप बच्चे अच्छे से जानते हो कि मेटा वाली पोजीशन होती है 1,3। इसके बाद हमको एक छोड़ के नाइट्रो को यहां लगाना है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। क्या बना ये, इसका नाम हुआ नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्या किया हमने एक एरोमेटिक कंपाउंड लिया, उसकी अभिक्रिया हमने सांद्र HNO3 + H2SO4 के साथ 273 से 278 केल्विन पे करवाई। तो जो नाइट्रो ग्रुप होगा वो कैसा होगा, वो एक्टिव नहीं होगा, वो कोई ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाके नहीं लगेगा। वो कैसा है, वो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति मेटा निर्देशित है। इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले। तो इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव से प्यार करने वाले। तो नेगेटिव पोजीशन उसको कहाँ मिलेगी, अब उसको मेटा पे मिलेगी। तो NO2 आपका वहीं जाके जुड़ेगा, इसलिए ये कैसा निर्देशित है, ये आपका मेटा निर्देशित है। तो ये आपकी दो अन्य अभिक्रियाएं थी, एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन के अलावा, जिसका नाम था कैनिज़ारो की अभिक्रिया और आपकी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें दोनों अभिक्रिया में हमारे पास में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन की बात हम जब भी करेंगे तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमें एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल करवाना है। और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कौन सी अभिक्रिया होगी, या तो कैनिज़ारो या फिर इलेक्ट्रॉन रागी। क्लियर है? तो ये थी आपकी सारी रासायनिक अभिक्रिया। आगे हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और है। हम जब भी एनसीईआरटी को ओपन करते हैं तो कुछ भी चीजें अगर बॉक्स में लिखी होती है या उपयोग होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं, पर हमें एनसीईआरटी की कोई भी लाइन को छोड़ते हुए नहीं चलना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपका कहीं से भी बन सकता है। तो हमारे पास एक छोटा टॉपिक और है जो है, तो बच्चों अब हम देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन का हमारे दैनिक जीवन में कहां कहां पर उपयोग है। और ये हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का लास्ट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इसके बाद हम जो भी चर्चा करेंगे वो सिर्फ हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में करेंगे। तो बच्चों हमें यहाँ पर उपयोग किसका देखना है, हमें उपयोग पढ़ना है एल्डिहाइड और कीटोन का। क्लियर? तो उपयोग हम देखेंगे एल्डिहाइड और एवं कीटोन का। अब बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन की मैं बात करूं तो आप जानते हो कि रासायनिक उद्योग में एल्डिहाइड और कीटोन का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। तो पहला हम ये कहेंगे कि इसका उपयोग कहां पर है, इसका उपयोग है रासायनिक उद्योग में। कहां पर उपयोग है इसका? रासायनिक उद्योग में। अब रासायनिक उद्योग का मतलब हो गया आपका केमिकल इंडस्ट्रीज में। तो केमिकल इंडस्ट्रीज में हमारा एल्डिहाइड और कीटोन आखिरकार कहां आता है? तो पहला इसका उपयोग है कि ये आपका विलायक के रूप में प्रयोग होता है, और दूसरा अगर आपको कोई अभिक्रिया करवानी है तो ये आपका प्रारंभिक अभिकर्मक के रूप में प्रयोग होता है। इसका मतलब ये अभिक्रिया को शुरू करने का काम करता है। तो यहां पर अगर मैं रासायनिक उद्योग में बात करूं तो आपका एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो कहां पर काम आता है? एल्डिहाइड और कीटोन पहला आपका काम आता है विलायक के रूप में। किस रूप में? विलायक के रूप में। और दूसरा प्रयोग है प्रारंभिक अभिकर्मक के रूप में। तो यहां पर इसके दो उपयोग हैं, एक आपका विलायक के रूप में और दूसरा आपके प्रारंभिक अभिकर्मक के रूप में। क्लियर इतना? तो यहां पर रासायनिक उद्योग में एल्डिहाइड और कीटोन का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है।
अब बच्चों मैं दूसरे उपयोग की बात करूं, अगर मैं कहूं कि मैंने फॉर्मल्डिहाइड को 40% फॉर्मल्डिहाइड का सॉल्यूशन जल में मिक्स कर दिया, क्या लिया 40% फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड अगर आपको याद हो तो HCHO होता है, ठीक है, तो 40% फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन, किसकी बात कर रहे हैं, 40% फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन मतलब पानी में घुला हुआ सॉल्यूशन, इसका आपका कहां पर प्रयोग है। अगर आपका 40% फॉर्मल्डिहाइड जलीय विलायक है तो जलीय विलयन 40% फॉर्मल्डिहाइड को हम कहते हैं फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फॉर्मेलिन। अब ये फॉर्मेलिन कहाँ काम आता है, आपकी जो जैविक विज्ञान होती है वहां पर कुछ परीक्षण करने के लिए फॉर्मेलिन काम में आता है। आगे जाके आप इसी कक्षा में एक चैप्टर पढ़ोगे पॉलीमर, उसमें हम पढ़ेंगे कि एक प्लास्टिक होता है जिसका नाम होता है बेकेलाइट, जिसको बनाने के लिए हम फॉर्मल्डिहाइड का ही प्रयोग करते हैं। तो ये जो 40% फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलय है इसको हम फॉर्मेलिन कहते हैं। और ये फॉर्मेलिन कहाँ काम आता है, पहला उपयोग है इसका जैविक परीक्षण करने में, और इसके अलावा जैविक परीक्षण के अलावा ये कहाँ काम आता है, ये काम आता है बेकेलाइट बनाने में। बेकेलाइट एक तरीके का प्लास्टिक होता है, बेकेलाइट के निर्माण में। तो फॉर्मल्डिहाइड जिसको हमने फॉर्मेलिन कहा, ये यहां पर काम आता है, एक आपके जैविक परीक्षण में और दूसरा आपका बेकेलाइट के निर्माण में। क्लियर इतना? चलिए अब एक एल्डिहाइड आपने पढ़ा था, इसका नाम था बेंजल्डिहाइड। क्या नाम था, बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड का मतलब होता है कि ये जो आपकी बेंजीन की रिंग है ना, इसके ऊपर आपका CHO ग्रुप, इसको हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं। इस बेंजल्डिहाइड का हमारे दैनिक जीवन में या फिर हमारे औद्योगिक जगत में कहां पर प्रयोग है, तो बच्चों ये जो बेंजल्डिहाइड होता है ना, ये आपका जो भी सुगंध या रंजक पदार्थ होते हैं, जहां भी आपको सुगंध जो है वो प्रोवाइड करनी है तो वहां पर आप बेंजल्डिहाइड का काम लेते हो। तो आपका बेंजल्डिहाइड कहाँ यूज होता है, ये होता है आपके सुगंध और रंजक योगजों में। जहां भी हमको सुगंध और रंजक प्रोवाइड करनी है वहां पर हम इस बेंजल्डिहाइड का प्रयोग करेंगे। क्लियर इतना? चलिए इसके अलावा हमारे एल्डिहाइड और कीटोन और कहां पर प्रयोग में लिए जाते हैं। बच्चों आपने नाम सुना होगा एक एसीटोन का, ठीक है, एक मैंने आपको बताया था इथाइल मिथाइल कीटोन, ये सब कीटोन के नाम है। एक हमने नाम पढ़ा था एसीटोफिनोन। ये सब मैंने आपको जब नाम पद्धति पढ़ाया वहां सारे इन कीटोनों के नाम मैंने आपको बताए थे। अब कपूर में जो सुगंध होती है उसमें ये सारे विलयक प्रयोग में लिए जाते हैं। कौन कौन से? एसीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन और आपका एसीटोफिनोन। तो ये सारे जितने भी मैंने कीटोन के नाम लिखे हैं ये कहां पर प्रयोग में होता है, ये आपका कपूर की सुगंध में ये सारे आपके कीटोन पाए जाते हैं। इतना क्लियर? इसके अलावा आपका एक और एल्डिहाइड होता है जिसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड, वेनिल्डिहाइड, जिसको हम कहते हैं वेनिलिन भी कहते हैं। इन सब का उपयोग आपका औषधियों के रूप में किया जाता है। अगर औषधियों को बनाने के लिए कोई हमको प्रारंभिक अभिकर्मक चाहिए तो हम एसिटल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। एक होता है आपका एसिटल्डिहाइड, एक होता है आपका वेनिलिन। तो इनका प्रयोग, इन दोनों का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? इन दोनों का प्रयोग हम औषधि जगत में करेंगे। औषधि मतलब दवाई बनाने में। दवाई बनाने में इन अभिकर्मकों का हम
मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। तो ये था आपका एल्डिहाइड और कीटोन का हमारे दैनिक जीवन में और औद्योगिक जगत में हमारा क्या क्या रोल है। तो आप देखो, जहां भी आपको सुगंध की आवश्यकता है, जिन भी चीजों में सुगंध आपको चाहिए, वहां पर आप एल्डिहाइड और कीटोन का प्रयोग करते हो। इसके अलावा आपकी रासायनिक उद्योग में, आपका औषधि जगत में, जैविक विज्ञान में, हर जगह इनका उपयोग है। सबसे इंपॉर्टेंट 40% फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलय फॉर्मलिन कहलाता है, जिसको हम बैकेलाइट बनाने के काम में लेते हैं। क्लियर है? तो ये एल्डिहाइड और कीटोन की जो चर्चा है हमारी, वो आज यहाँ पर खत्म होती है। तो अब हम एल्डिहाइड और कीटोन को और नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम इनके भौतिक गुण, इनको बनाने की विधियां, इनकी रासायनिक अभिक्रिया सब कुछ समझ चुके हैं। तो हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपना नया फ्रेश न्यू टॉपिक, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी हम सभी मुद्दों पे बात करेंगे। पहले हम उनका नामकरण सीखेंगे, फिर हम उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म देखेंगे, और उसके बाद हम उनको बनाने की विधियां देखेंगे। क्लियर? तो बच्चों, आज का लेक्चर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल, क्वेश्चंस या डीपीपी की रिक्वायरमेंट है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।